साथियों, आप सभी का विजय एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं STPI। इसके संबंध में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि यह चर्चा में क्यों आया। तो अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि जिन आईटी कंपनियों के कार्यालय या ऑफिस जो हैं वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में स्थित है, उनका मार्च से लेकर जून तक अर्थात 4 माह का किराया जो है वो नहीं लिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? चूँकि पूरे देश में कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन है, तो जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो इस समय स्थगित हैं। तो इस वजह से क्या किया गया है कि जब इन कंपनियों में कोई काम हो नहीं रहा है, तो इसलिए 4 महीने का किराया जो है इनका माफ़ किया जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं STPI की, अर्थात सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के संबंध में। तो यह जो है यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र सोसाइटी है। तो याद रखिए किसके अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। और इसकी स्थापना जो है 1991 में की गई थी तथा इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसको स्थापित करने का उद्देश्य था कि भारत से सॉफ्टवेयर के निर्यात अर्थात एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए और उसको प्रमोट किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए। तथा इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखिएगा कि जो STPI है अर्थात सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है, इसके गवर्निंग काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। अब बात कर लेते हैं दरबार मूव के बारे में। तो अब ये दरबार मूव क्या है? तो थोड़ा पहले बैकग्राउंड देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है उसकी 2 राजधानियाँ कौन कौन सी? एक श्रीनगर है और एक जम्मू है। श्रीनगर जो है ये गर्मी के मौसम में रहता है और जम्मू जो है ये ठंडी के मौसम में राजधानी रहता है। या स्पेसिफिकली बात करें तो श्रीनगर जो है ये मई से अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है और जो जम्मू है ये नवंबर से लेकर अप्रैल तक राजधानी रहती है। तथा इस दौरान जो सचिवालय होता है, ठीक है, सचिवालय ही मेन होता है जहाँ पर पूरे सरकारी महकमे का कार्य होता है। तो सचिवालय जो होता है मई से अक्टूबर में ये श्रीनगर में शिफ्ट होता है, जबकि ये जो सचिवालय होता है वो नवंबर से लेकर अप्रैल तक जम्मू में शिफ्ट होता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया जो है लगभग 144 वर्षों से चली आ रही है। तो मतलब इस समय जो है अब अप्रैल ये चल रहा है, तो अब इसको शिफ्ट कहाँ होना है? श्रीनगर में सचिवालय शिफ्ट होना है। मतलब जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो श्रीनगर सचिवालय में जाना चाहिए। परंतु हुआ क्या है कि 144 साल में पहली बार ये जो प्रक्रिया है ये स्थगित की गई है। क्यों? कोविड-19 महामारी की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से इसको स्थगित किया गया है। और आपको पता ही कि यह जो प्रक्रिया है 144 वर्षों से चल रही है। और इसको प्रारंभ किसने किया? तो 1872 में डोगरा राजा महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। तो प्रारंभ क्यों किया गया था? इसका रीज़न ये था कि जैसे ठंडी में क्या होता है कि जो आपका कश्मीर वाला इलाका है, कश्मीरी इलाके में क्या पड़ता है? खूब बर्फ़बारी पड़ती है, वहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पर कार्य करना जो है ऐसी कठिन परिस्थितियों में, मौसमी परिस्थितियों में कार्य करना एक तरीके से दिक्कत वाला होता है। इसलिए क्या किया गया कि वहाँ से राजधानी ठंडी में चेंज करके जम्मू में कर दिया जाता है, जहाँ पर बर्फ़बारी कम होती है, ठंडी थोड़ी कंपेरेटिवली कम होती है। तथा यह जो सचिवालय का श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरण होता है, मतलब जो स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है इसी को दरबार मूव कहते हैं। तो याद रखिए कहीं पूछ रहे दरबार मूव क्या है, तो जम्मू कश्मीर के सचिवालय का श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है उसे ही दरबार मूव कहते हैं। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं जूम की। तो जूम क्या है? यह एक एप्लीकेशन है, वेब आधारित एप्लीकेशन है। तो यह चर्चा में भी है। क्यों चर्चा में? सबसे पहले देख लेते हैं कि जूम है क्या। तो जूम जो है यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म है, या ये कह सकते हैं कि यह एक वेब आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो के माध्यम से वार्तालाप करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। यह इस समय मतलब हाल ही में यह काफ़ी तेज़ी से इसको डाउनलोड किया जा रहा है। और जब से पूरे विश्व में और देश में लॉकडाउन की स्थितियां आई हैं, तब से इसका जो डाउनलोडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि लोग घरों से बैठ के काम कर रहे हैं।
तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी जो डाउनलोडिंग है वो बढ़ी है। अब चर्चा में क्यों आया अभी? क्योंकि गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि जूम जो ऐप है यह सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। केवल ऐसा भारत में नहीं है, कई सारे देशों ने इसको बैन किया हुआ है अपने जगह पे, जैसे जर्मनी में वहाँ पर इसको बैन किया गया है, क्योंकि इसकी सुरक्षा में क्या है, कई सारे लूप होल्स हैं। जैसे अभी चर्चा में आया था कि इसके डेटा जो है, जूम के जो उपयोगकर्ता हैं उनके जो डेटा को आपका कई जगह पे इसको बेचा जा रहा था। जो डार्क वेब होता है इंटरनेट पे, एक एरिया होता है डार्क वेब, तो डार्क वेब पे ये जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको बेचा जा रहा था। तो इस वजह से भी इसकी सुरक्षा जो है काफ़ी क्या कह सकते हैं, संशयग्रस्त है। तो इसके बारे में और थोड़ा सा देख लें तो अभी इसके पहले थोड़ा सा इसको देख लें। अभी कुछ समय पहले जो वो हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने एक मंत्री समूह की जो बैठक ली थी वो इसी जूम एप्लीकेशन के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उस बैठक को उन्होंने आयोजित किया था। तब भी कई सारे प्रश्न उठे थे कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यह जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। अब यह खतरा क्यों हो सकता है, इसमें एक दिक्कत और भी है कि यह जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसमें जो सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, वो चीन द्वारा निर्मित है तथा इसके द्वारा जो कॉल की जाती है उसका कुछ कॉल जो है वो चीन स्थित सर्वर से राउटेड होता है, मतलब वहाँ से उसका जो राउटर है और सर्वर है चीन में स्थित है। तो इसलिए भी क्या है, इसकी जो सुरक्षा है वो संशयग्रस्त है। तो इसीलिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सरकारी कार्यों के लिए इसको उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सरकारी कर्मचारियों को सरकारी कार्यों के लिए इसको उपयोग करने से मना किया गया है तथा आम लोगों के लिए इसको उपयोग करने के लिए गृह मंत्रालय के तहत आने वाले साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर या कह सकते हैं साइबर समन्वय केंद्र ने गाइडलाइन जारी की है कि किस प्रकार से इसका उपयोग करेंगे तो सुरक्षित तरीके से आप इसका उपयोग कर पाएंगे। और यहाँ याद रखिए कि साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, साई कॉर्ड भी कहते हैं, इसको साई कॉर्ड लिखा जाता है, और इसकी स्थापना जो है वो 2018 में की गई थी। आगे चलते हैं, अगला है ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, या शॉर्ट में कहें तो ओबीकस, ठीक है। तो चर्चा में क्यों आया, तो रिजर्व बैंक के द्वारा विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तिमाही ओबीकस को प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ओबीकस क्या है, यह जो है रिजर्व बैंक के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक सर्वे है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित है तथा आरबीआई जो है वो 2008 से प्रत्येक तिमाही मतलब प्रत्येक 3 माह में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ओबीकस को संपन्न करती है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसको संपन्न करने का या इसको सर्वे कराने का, कंडक्ट कराने का, तो इस सर्वे से कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी उपलब्ध होती है जिसका उपयोग मौद्रिक नीति के निर्धारण या इंग्लिश में कहें तो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मेशन में किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यह किसके द्वारा यह कंडक्ट किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं चित्रा जीन लैंप के संबंध में। तो चित्रा जीन लैंप क्या है, इसको देख लेते हैं। तो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि तमिलनाडु के त्रिवेंद्रम में स्थित है, यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, या कह सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। इसने कोविड-19 की जांच के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किट विकसित की है जो कि 2 घंटे में परिणाम दे देगी, मतलब जो रिजल्ट है वो 2 घंटे के अंदर अंदर दे देगी तथा यह किट जो है यह सस्ती भी है, जिसका भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कंपेरेबली काफ़ी सस्ती भी है। और यह किट जो है किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो यह किट जो है वो आरटी लैंप की सहायता से सॉर्स COV-B2 अर्थात नोवल कोरोना वायरस का एन जीन डिटेक्ट करने का कार्य करती है। अब यहाँ हमें आरटी लैंप का पूरा नाम क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो आरटी लैंप का पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लूप मेडिएटेड एम्प्लीफिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। तो यह नाम याद रखिएगा, इस टेक्नोलॉजी पर यह कार्य करती है। तो इस टेस्ट किट का नाम क्या है, चित्रा जीन लैंप एन इस टेस्ट किट का नाम है। और इस प्रोजेक्ट को मतलब इस
को विकसित करने के लिए जो फंडिंग है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा दी गई थी। तथा ये जो टेस्ट किट है इसकी जो परिशुद्धता है या कह सकते हैं जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब नियर अबाउट 100% इसकी एक्यूरेसी है। क्यों है ऐसा? तो यह जो टेस्ट किट है यह एन जीन के 2 रीजन को डिटेक्ट करने का कार्य करता है। यदि वायरस के एक रीजन में जो वायरस है उसका म्यूटेशन हो जाता है तो दूसरे रीजन में उसे अवश्य ही डिटेक्ट कर लिया जाता है, इसलिए इसकी जो एक्यूरेसी है वो नियर अबाउट 100% है। तथा अभी क्या है, अभी इसे ICMR ने इस टेस्ट किट को अप्रूवल नहीं दिया है, तो एक बार जब इसको ICMR से अप्रूवल मिल जाएगा तो इसके बाद इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए CDSCO अर्थात कंट्रोल ड्रग्स स्टैंडर्ड सेंट्रल ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से इसको लाइसेंस लेना पड़ेगा और उस लाइसेंस मिलने के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा पाएगी। अब थोड़ा सा CDSCO के बारे में देख लें, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में कहें तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। तो हमें पता होना चाहिए यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता बढ़ाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा तय करना इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं। आगे है खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। तो 16 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। अब इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र खरीफ की खेती के लिए तैयारियों के बारे में राज्यों के परामर्श से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना एवं उचित कदम उठाना, जिससे जो लॉकडाउन है इसके जो दुष्प्रभाव हैं उसको कम से कम किया जा सके। अब इस सम्मेलन के जो मुख्य बिंदुएं हैं जिन पर चर्चा हुई उनको देख लेते हैं। तो इसका पहला मुख्य बिंदु है कि वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न का जो लक्ष्य है वो 298 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जबकि वर्ष 2019-20 के लिए यह 291 मिलियन टन था। आगे चलते हैं। सम्मेलन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर मुख्य जोर दिया गया तथा सम्मेलन में बताया गया कि अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर या ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर को यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि लॉकडाउन के कारण कृषि प्रभावित न हो, तथा कुछ अन्य पहलों पर भी चर्चा की गई, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अर्थात पर ड्रॉप मोर क्रॉप की गहनता पर जोर दिया जा रहा है। दूसरा, PM आशा योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP उत्पादन लागत से कम 2 गुना स्तर पर तय किए जाने की बात की गई है इसमें। तथा कोविड-19 के कारण मंडियों में भीड़ को कम करने एवं किसानों को उनकी उपज मतलब बेचने में मदद करने के लिए ई-नाम पहल के लिए नए परिचालन दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कृषि रथ के बारे में। यह कृषि रथ क्या है? तो 17 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए कृषि रथ एप्लीकेशन लॉन्च किया। क्योंकि जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन सिचुएशन क्या है, गाड़ियां भी नहीं चल रही हैं, तो किसी को नुकसान ना हो तो उसके लिए यह कृषि रथ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अब यह कृषि रथ एप्लीकेशन काम कैसे करेगा उसको देख लेते हैं, इसी कार्य प्रणाली को। तो किसानों को कृषि उत्पादों की मात्रा को इस एप्लीकेशन पर पोस्ट करना होगा, मतलब वो कितनी मात्रा, उनका कितना उत्पाद है, कितनी मात्रा को वो मंडी ले जाना चाहते हैं, जिसे वह परिवहन करना चाहते हैं। जब वो पोस्ट करेंगे इस एप्लीकेशन पे तो उसे लोड के लिए ट्रक और मूल्य की बोली उपलब्धता मिलेगी। मतलब जब किसान उस पर पोस्ट डालेगा कि कितना उसके पास खाद्यान्न है या उत्पाद इसको मार्केट में ले जाना है, तो उसी के हिसाब से, उस लोड के हिसाब से उसको ट्रक और मूल्य की बोली मतलब कितना उसको खर्चा लगेगा वो उसका डिटेल उस पर दे दिया जाएगा। और एक बार जब किसान पुष्टि कर देगा कि हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसे जो ट्रांसपोर्टर होगा उसका विवरण मिल जाएगा और दोनों पक्ष एक दूसरे से बात कर लेंगे कि किस तरीके से उनको ट्रांसपोर्ट करना है। तथा किसानों द्वारा जो पोस्ट की गई जो लोड उपलब्धता है यह व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर दोनों को दिखाई देगी। तथा व्यापारी जो हैं वो इस एप्लीकेशन से कृषि उपज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न किसानों द्वारा पोस्ट किए गए लोड को समेकित कर सकते हैं।
मतलब जो व्यापारी है वो भी जान पाएगा इस एप्लीकेशन के माध्यम से कि कौन सा किसान कितना अनाज बेचना चाहता है और कहाँ से वो संबंधित है और किस मंडी को में उसको जाना है। तो व्यापारी को एक आइडिया हो जाएगा। इसके साथ वह कई किसानों से माल एकत्रित करने के लिए ट्रकों की व्यवस्था आसानी से कर सकता है। तो क्या करेगा, वो एक इलाके के लिए क्या करेगा, एक ट्रक भेज सकता है या जितने भी ट्रकों को सकती हो उस एरिया में भेज सकेगा। और वर्तमान में 5.7 लाख ट्रकों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया है, कृषि रथ के माध्यम से। आगे बात कर लेते हैं असेस करोना। तो असेस करोना यह क्या है, तो यह दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असेस करोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, इसको दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन को कोविड-19 नियंत्रण क्षेत्र में शुरू किया गया है। अब यह प्रणाली इसकी थोड़ा समझ लें। तो यह मोबाइल एप्लीकेशन निर्णय लेने की प्रक्रिया को गति देगा, क्योंकि यह वास्तविक समय के डेटा का विश्लेषण करता है। एकत्र किए गए डेटा को वास्तविक समय अर्थात रियल टाइम में सर्वर पर अपलोड किया जाता है, तब फिर डेटा का तुरंत विश्लेषण किया जाता है और नियंत्रण केंद्र में जो कंट्रोल सेंटर है इस डेटा का उपयोग करेंगे और एम्बुलेंस सेवाओं, चिकित्सा विशेषज्ञों आदि जैसे जरूरतों को पूरा करने पर त्वरित निर्णय लेंगे। मतलब जो डेटा आएगा जब डोर टू डोर सर्वे से कि कोविड-19 के कितने मरीज मिल रहे हैं या कितने संभावित हैं, तो उसी हिसाब से कितनी एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी, कितने चिकित्सा विशेषज्ञों की ज़रूरत होगी या कितने अन्य चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसके हिसाब से यहाँ पर निर्णय लिया जा सकेगा। तथा यह भी ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा इसके अलावा पहले भी कई सारी पहल कोविड-19 से निपटने के लिए उठाई गई, जैसे कि ऑपरेशन शील्ड तथा 5T कार्यक्रम दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार को कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की से अनुमति मिल गई है। और याद रखिएगा, प्लाज्मा थेरेपी को लागू करने के लिए जो पहली अनुमति मिली है वो केरला को मिली है, मतलब केरला पहला स्टेट है। आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा भारत को $500 मिलियन की सहायता दिए जाने की मंजूरी की गई है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने भारत में $500 मिलियन की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इससे भारत को अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तथा वर्तमान में जो AIIB है या कोविड-19 संकट रिकवरी सुविधा के तहत अपने फंड को दोगुना कर रहा है। मतलब इसका एक फंड है जिसका नाम है संकट रिकवरी सुविधा। तो चूंकि कोविड-19 महामारी इस समय है, तो इसको देखते हुए इसने ये जो अपना फंड है इसको दोगुना कर रहा है, जिससे कि उस फंड से जो फंडिंग है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भी किया जा सके। तथा इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि एशियाई विकास बैंक मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने हाल ही में भारत को $2.2 बिलियन के सहयोग की घोषणा की है। अब थोड़ा सा हम लोग AIIB के जो संकट रिकवरी सुविधा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो तत्काल यह जो सुविधा है यह तत्काल वित्तीय, सार्वजनिक और आर्थिक स्वास्थ्य दवाओं का समाधान करने के लिए एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के द्वारा संकट रिकवरी सुविधा बनाई गई थी। बैंक ने इस सुविधा के लिए $10 बिलियन आवंटित किए हैं और यह सुविधा जो है देश को निम्न कार्यों में मदद करेगी। कौन कौन से कार्यों के लिए? पहला कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में दबाव को कम करने में मदद। दूसरा, तरलता सहायता प्रदान करने के लिए, लिक्विडिटी असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तीसरा, राजकोषीय और बजटीय सहायता के लिए। तो भारत को जो दिया गया है वो स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में दबाव को कम करने में मदद के लिए $500 मिलियन का मदद दी गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। थोड़ा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक नतीजों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करता है। और यह चाइना प्रस्तावित बैंक था, मतलब चीन ने इसका प्रस्ताव किया था। तो याद रखिएगा कि इसके नाम में एशियाई भले जुड़ा हुआ है, परंतु यह केवल एशिया क्षेत्र के लिए नहीं कार्य करता है, बल्कि एशिया के बाहर भी जो कई सारे जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में यह दिया जाए कि ये केवल एशिया के देशों के लिए कार्य करता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एशिया के साथ साथ अन्य देशों के लिए भी यह कार्य करता है। और इसकी स्थापना जो है वो 2015 में की गई थी, दिसंबर 2015 में की जाती है। और यह कार्य जो करना प्रारंभ करता है वो
16 में कार्य करना प्रारंभ करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या जो है वो 86 है। तथा थोड़ा सा इसके उद्देश्यों को देख लें तो AIIB जो है यह ऊर्जा और बिजली, परिवहन और दूरसंचार, ग्रामीण बुनियादी ढांचा व कृषि विकास, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास और प्रचलन में ठोस और टिकाऊ परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम लोग बात करते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस के बारे में। तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हीमोफीलिया तथा अन्य अनुवांशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम लोग यह जो बीमारी है हीमोफीलिया या इसको पैतृक रक्तस्राव भी कहते हैं, इस बीमारी के बारे में देख लेते हैं। तो यह पहली बात, यह एक अनुवांशिक विकार है। ठीक है, तो याद रखिएगा हीमोफीलिया क्या है? एक अनुवांशिक बीमारी है जो आमतौर पर पुरुषों को होती है और औरतों द्वारा फैलाई जाती है, मतलब औरतों द्वारा फैलती है। मतलब इसके जो वाहक होते हैं इस रोग के, वो कौन होती हैं? महिलाएं। महिलाओं की जीन जो होती है वो वाहक होती है और ये निकल कर किस में दिखाई पड़ती है? तो पुरुषों में यह प्रेजेंट होती है। तथा जो हीमोफीलिया है ये अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ जो रक्त है वो जमता नहीं। बाई चांस यदि आपको चोट लग जाती है तो यदि इस बीमारी से पीड़ित है तो क्या होगा कि वो ब्लड नहीं जमेगा और ब्लड लगातार निकलता रहेगा। तो इससे क्या दिक्कत है? इससे चोट या दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु होने का भी खतरा रहता है। और याद रखिएगा कि यह जो ब्लीडिंग है, ऐसा नहीं है कि जब चोट लगेगी तो आपको बाहर ही ब्लीडिंग हो सकता है शरीर के अंदर भी ब्लीडिंग प्रारंभ हो सकती है। तथा यह जो बीमारी है, यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन या पदार्थ की कमी से होता है। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये इस बीमारी वाले व्यक्ति के ब्लड में नहीं होता है, तो जिससे क्या होता है कि ब्लड का थक्का नहीं जमता है। तो यह जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है यह खून को शीघ्र थक्का कर देता है, मतलब जमा देने का कार्य करता है, जिससे जो खून का स्राव है वो रुक जाता है। अब जब ये रहेगा नहीं तो क्या होगा? ब्लीडिंग होती रहेगी। और यहाँ यह बात और ध्यान रखिएगा कि जो हीमोफीलिया जो यह रोग है यह 2 प्रकार का होता है, मतलब इसको 2 वर्गों में बांटा गया। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक हीमोफीलिया ए होता है और एक हीमोफीलिया बी होता है। जो हीमोफीलिया ए होता है इसमें फैक्टर 8 की मात्रा बहुत कम या शून्य हो जाती है तथा हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की जो मात्रा होती है शून्य या बहुत कम हो जाती है। तथा जो कुल हीमोफीलिया के मामले होते हैं उसमें से 80% जो हीमोफीलिया के मामले हैं वो हीमोफीलिया ए से संबंधित होते हैं। तथा इसमें जो है यह हीमोफीलिया जो है इसमें शरीर के अंदर के अंग जैसे लीवर, किडनी, मांसपेशी से भी खून बहने लगता है। इसमें क्रोमोजोम की कार्यप्रणाली जो है बिगड़ने से रक्तस्राव बहुत तेज होता है। तो याद रखिएगा कि इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बाहर चोट लगेगी तो केवल बाहर ही ब्लीडिंग होती है, शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं उससे भी ब्लीडिंग प्रारंभ हो सकती है। तो ये काफ़ी घातक होता है। अब यहाँ लास्ट में एक प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है कि स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, हमें इन तीनों कथनों में से चुनना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमें कौन सा कथन सही है ये नहीं चुनना है, बल्कि हमें ये चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है कि इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई। दूसरा, यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मामले में मध्यस्थता प्रदान करने का काम करती है। तीसरा, भारत वर्ष 1947 में इस संस्था में शामिल हुआ था। तो यदि देखें तो इसका पहला जो कथन है वो गलत है, दूसरा सही है, तीसरा कथन भी गलत है। तो इस प्रकार से केवल दूसरा कथन ही सही है। तो हमें क्या चुनना है? गलत कथन चुनना है। कौन से गलत है? तो पहला और तीसरा, मतलब ऑप्शन सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अब ये बात करें पहले की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1899 में होती है और भारत जो है इसमें 1950 में शामिल होता है। अब थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण देख लें। तो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय या इसको परमानेंट कोर्ट ऑफ एब्रिविएशन कहते हैं, PCA के नाम से जानते हैं, की स्थापना वर्ष 1899 में की गई थी और यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मामले में मध्यस्थता प्रदान करने का काम करती है। यह 2 देशों या विभिन्न देशों, सरकारी संस्थाओं और निजी कंपनियों के बीच जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच की मामले हो जाते हैं के बीच होने वाले मतभेदों या विवादों में मध्यस्थता करके उन्हें सुलझाने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। तथा भारत जो है वर्ष 1950 में इस संस्था में शामिल हुआ था
और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर, तो इसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो ये इतनी बातें याद रखिएगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनको हमने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।